हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस का फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास सारी की सारी वीडियोस होती हैं एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। सो यू कैन सब्सक्राइब द मैग्नेट ब्रेन्स चैनल एंड अवेल द फ्री स्टडीज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। चलिए गाइस, आइएगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के इस सेशन में, जहां पे आपके सानिध्य सर आपको बिजनेस का एक और बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हमने चालू किया, समझा कि भैया डिविएशन क्या होता है, मीनिंग क्या है, फीचर क्या है, हमने नेचर समझा कैसा होता है, डिविएशन कितने तरह के होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल समझा है ना, काफ़ी सारी चीज़ें समझे हमने, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझा, कई सारी चीज़ें समझी। अब आना पड़ेगा हमें इसके इम्पोर्टेंस या लिमिटेशन पे कि क्यों ज़रूरी है भाई, ये बताओ आप। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपको कंट्रोलिंग नाम की एक चीज़ बनानी पड़ी, और ऐसे क्या नुकसान है इसके कि इससे भी बेहतर कुछ चीज़ें हो सकती है। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिएगा, कंट्रोलिंग के अंदर आकर हम सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, you know now what is the importance of controlling? It helps in accomplishing organizational goal. अब यार सबका इंपॉर्टेंट सा पार्ट यही है कि कहीं ना कहीं से हम किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कोच अपनी टीम को कंट्रोल करता है, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को करते हैं, बॉस ऑफिस एम्प्लॉयज को करता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब एम्प्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं उसको करता है। क्यों क्यों क्या मकसद है? कोई उनका एम है, कुछ गोल है, कोई गोल है या कुछ एम है, कोई एम है या फिर कोई गोल है, कोई गोल होगा, कोई एम होगा, है ना। इन चीजों को पूरा करने के लिए अपना वो क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कोई कंट्रोलिंग पार्ट करते हैं। बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ द employees and bringing to light the light deviation if any and take appropriate corrective action। कि पहले देखो कि यार कहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस को देखो कहाँ जा रही है, ऑफ द एम्प्लॉयज की, एंड ब्रिंग टू लाइट द डिविएशन, एंड उस पे लाइट लेके आओ। लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब उस पॉइंट को आप जो है पिक आउट करो या फिर स्पॉटलाइट मारो जिस पॉइंट के अंदर डिविएशन दिख रहा है आपको। डिविएशन मतलब कहीं आप भटक रहे हो, कहीं आप भटक रहे हो, ऐसा कौन सा पॉइंट था उसके ऊपर नजर मारो। उस नजर मारने के बाद इफ एनी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर कोई है ऐसा कि जहां से आप जो है प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, उधर पे आओ, करेक्टिव मेजर्स को लो और उसके साथ साथ अपने प्लान को पूरा करो। मतलब प्लान को पूरा करो मतलब प्लान के जैसा अपना काम पूरा करो। जैसे कि प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों सेम सेम चलता रहे, और उसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। समझ आया? समझ आया बेटा कि हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना होता है। प्लान ऐसा है तो हमें कंट्रोलिंग भी ऐसी ही करनी पड़ेगी। हमारा एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होना पड़ेगा कि एकदम डिट्टो होना चाहिए। भैया प्लान बना ही क्यों रहे हैं जब हमें फॉलो नहीं करना? तो है ना, सिंपल सी बात पूछ सकता है ना कोई भी इंसान कि प्लान बनाया क्यों जब आपको फॉलो नहीं करना? आपको जब जाना ही सीधा था तो फिर आपने राइट टर्न क्यों लिया? राइट टर्न क्यों लिया? प्लान बोला तुमने कि सीधा चलेंगे, तुमने अचानक से राइट टर्न ले लिया। क्यों क्यों? फिर प्लान बनाने का मतलब क्या था? है ना, सामने गोवा के लिए प्लान बना हुआ है, गोवा की ट्रेन खड़ी हुई है और एक इंसान बोलता है चल भाई कुछ तूफान नहीं करते, चल आजा कश्मीर चलते। इधर वाली ट्रेन में बैठ के पीछे जो खड़ी थी, फिर बनाया क्यों था प्लान? टिकट क्यों बुक करी? होटल्स क्यों बुक करे? क्यों पूरा प्लान किया कि वाटर स्पोर्ट करेंगे, क्लबिंग जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे? ये सब चीजें क्यों प्लान करी जब करना ही नहीं था? तो समझ आया? तो प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है कंपनीज को एट द एंड ऑफ द डे। और जहां पर भी मान लो इधर से आप यहां से ऑफ ट्रैक हो गए, तो आप इस पॉइंट को देखो, समझो कि यहां से क्यों मुड़ना पड़ा, क्यों गए इस तरफ, और यहां से करेक्टिव मेजर लो और यहां से फिर सीधा आ जाओ, सीधा आ जाओ। मतलब इसके अकॉर्डिंग चलो कि पहुंचना तो हमें गोल पे ही है ना, पहुंचना तो हमें गोल पर ही है, डेस्टिनेशन हमारी गोल ही है, तो लोग गोल पर तो पहुंच ही जाएंगे। भले ही हमारा ऑफ ट्रैक हो गया होगा कुछ टाइम पे, लेकिन फिर से ट्रैक पे आके हम जो है एकदम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
फिर भी हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यही बात को बताने के लिए हमारा इंपॉर्टेंस आता है कंट्रोलिंग का। समझ आया? फिर होता है इट हेल्प्स द बिजनेस मैनेजर टू जज द ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड। कि ये क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करता है। कि भैया कंट्रोलिंग जो है वो एक मैनेजर जो है, इट हेल्प्स द बिजनेस मैनेजर, मैनेजर को हेल्प करता है ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, जो बेंचमार्क हमने सेट किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस। पर्पस क्या है, मतलब कोई आपने बेंचमार्क सेट कर दिया कि भैया 50 हंड्रेड्स बनानी है, जिसको भी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो ऐसा पर्पस क्या है भाई? पर्पस क्या है कि अगर किसी को भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाना हो किसी के अंदर भी, तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बेटा कोई भी एक ऐसा तोड़ना हो, तो उसको वो बेंचमार्क जो है, स्टैंडर्ड जो है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। पर क्यों? पर मकसद क्या है, पर्पस क्या है? कोई पर्पस तो होगा ना पीछे किसी चीज का। तो ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करता है पहले तो। दूसरी बात एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है ये स्कोर, मेजर कर सकते हो कि नहीं। सिंपल सी बात अपन ने समझा था पहले भी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में मेजर करता है। कंट्रोलिंग जो है दोनों टाइप में मेजर करता है। क्वांटिटी में मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो 6000 करोड़ अगर हमारा रेवेन्यू है, उस हिसाब से हर महीने अपने को 500 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे। और मान लो एक महीने में 300 करोड़ ही कमाए और उसके अगले महीने 200 करोड़ कमाए, तो मिला के 2 महीने में 500 करोड़ हो रहे हैं, जबकि मिला के 2 महीने में 1000 करोड़ होने चाहिए थे अगर इस टारगेट को अचीव करना है। तो क्वांटिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। तो एक्यूरेसी की बात आ जाती है। एक्यूरेसी क्या है स्टैंडर्ड्स की, समझ आया? उस चीज को डिफाइन करने के लिए कंट्रोलिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ आया कि एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड्स को जज करने के लिए हमारे यहाँ पे ये कंट्रोलिंग मेजर भी होता है। समझ आया? फिर आता है इट सीक्स टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी बात ये है क्योंकि प्लान में ना जो हम चीजें बनाते हैं ना बेटा, वो बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं कि यार इतना लगने ही नहीं वाला है। अपन जब प्लान बनाते हैं तो अपन मिनिमम से मिनिमम बनाते हैं कि मिनिमम इतना पैसा तो लग ही जाएगा। मान लो 50,000 रुपए तो लग ही जाएगा घूम के आने में। 4 लोगों का घूम कर आने में 50,000 रुपए तो लग ही जाएगा। ऐसा आप सोच के जा रहे हो कि यार फ्लाइट नहीं लेंगे, ट्रेन ले लेंगे यार, ट्रेन नहीं लेंगे तो बस ले लेंगे यार, टैक्सी में नहीं घूमेंगे, बस से घूम लेंगे यार, है ना, ऑटो रिक्शा से घूम लेंगे, ठीक है, वो ई रिक्शा जो होता है उससे घूम लेंगे, है ना। ऐसे कुछ आप जो है मन में कुछ ऐसे मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स लेके आते हो, मिनिमम ऐसे कुछ प्लान बनाते हो कि कम से कम में यार कितना घूम के आ सकते हैं हम। इस चीज की बात करता है। इससे क्या होता है, अपन जब प्लान्स बनाते हैं तो अपन बहुत मिनिमम चीज पे बनाते हैं और एग्जीक्यूशन में क्या खर्चा ज्यादा होता है। पर अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चलो तो आपका खर्चा भी कम होगा और आप अपने रिसोर्सेस को मोस्ट ऑप्टिममली यूज कर पाओगे। अपने रिसोर्सेस को बहुत ऑप्टिममली यूज कर पाओगे क्योंकि प्लान जो होता है वो हमेशा मिनिमम वेस्टेज के साथ बनाया जाता है। आप प्लान में ऐसा क्यों करोगे कि ना, अरे भाई साहब प्लान का तो ऐसा है कि गोवा जाके सीधा होटल ही खरीद लेंगे पूरा। बेबुनियादी बातें हैं, प्लान में ऐसा कोई नहीं किया जाता है। अपन ऐसे प्लान करते हैं ना, नॉर्मली जनरल इंसान ऐसे ही करता है कि सुनो यार गोवा चलेंगे, लेकिन अपन जो है ना एयरबीएनबी ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, घर का घर है, अपने को खुद बनाना पड़ेगा, बना लेंगे यार, खाने का पैसा भी बच जाएगा और जो है घूम के भी आ जाएंगे, है ना। होटल जितना अनाप शनाप रेंट नहीं देना पड़ेगा और 5 दिन के लिए बुक कर लेंगे यार, सबके कमरे हो जाएंगे, 3 कमरे 3 BHK ले लेंगे, सब दो लोग रूम में चले जाना, तो 6 लोग हो गए अपन आराम से घूम के आ जाएंगे। पैसा भी कम बचेगा होटल के कंपैरिजन में। होटल में 3 कमरे लेने पड़ जाएंगे यार, 6 लोगों के लिए 3 कमरे लेने पड़ जाएंगे, कितना महंगा पड़ेगा। एक एयरबीएनबी लो, कितने भी लोग चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। समझ आया क्या बोलना चाह रहे? एफिशिएंसी, प्लान में एफिशिएंसी होती है। अब तुम जाकर एग्जीक्यूशन में होटल बुक करने बैठ गए तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा ही होगा ना। प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो खर्चा कम होगा। मोस्ट मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर कंट्रोलिंग मेजर के साथ चलोगे, प्लान्स के अकॉर्डिंग चलोगे, तो हाँ रिसोर्सेज को भी बहुत ही एफिशिएंटली यूज करोगे। समझ आया? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। It seeks to motivate the employees and help them in giving a better performance. ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को
एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है एंड हेल्प्स देम इन गिविंग अ बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करता है, बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हेल्प करता है। इट सीक्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है एंड हेल्प्स देम इन गिविंग अ बेटर परफॉर्मेंस, उनको बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। समझ आया क्या बोल रहा है? सीक टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा तभी वो हमारी मदद कर सकता है अपने आप काम बेहतर करके। सर वो काम बेहतर करेगा तो हमारी मदद कैसे? बेटा कितनी आसान सी बात है। अगर सोचो मैं एक मैनेजर हूं, अच्छा मैनेजर को टास्क मिलता है कि यार तुम्हें ना 1000 यूनिट्स बनवानी है किसी से, तुम्हारे जो अंदर टीम है ना उनसे तुम्हें 1000 यूनिट्स बनानी है और तुम्हारे अंदर है 10 लोग। कितने लोग हैं? 10 लोग। ठीक है, मान लो 10 लोग हैं तो सब पे 10-10 आ गया, सब पे 10-10 आ गया, नहीं सब पे 100-100 आ गया। हाँ या ना? 100-100 यूनिट सबको बनानी है, 10 लोग हैं तो 100-100 यूनिट सबको बनानी है, ऐसा? हाँ या ना? तो 10 लोग हैं मैनेजर के नीचे और सबको 100-100 यूनिट बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब ये इनको मोटिवेट करेगा ना कि गाइस तुम लोग बहुत अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय के बोर्ड के चार्ट के ऊपर तुम्हारा नाम दिखवाऊंगा, तुम्हारी फोटो लगेगी, जितने भी लोग आते जाते रहेंगे ना वो तुम्हारा नाम देखेंगे वहां पे, है ना, और रिकग्निशन मिलेगा, तुम्हें मैं अवार्ड दूंगा, तुम्हें गिफ्ट कार्ड दूंगा और हो सकेगा तो मैं तुम्हारी इंसेंटिव सैलरी भी बढ़ा दूंगा, प्रमोशन भी कर दूंगा। मतलब क्या है? तुमने मोटिवेट कर दिया इनको, खतरनाक बोनस दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, खतरनाक मोटिवेट कर दिया। अब भैया इस मोटिवेशन के लिए ये बंदा क्यों ढंग से काम नहीं करेगा यार, है ना? और ढंग से काम करेगा तो फायदा किसका होगा? अपना ही होगा, मतलब मैनेजर का ही होगा। और मैनेजर का फायदा हो रहा है मतलब क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फायदा हो रहा है मतलब क्या? बेटा कंपनी का फायदा हो रहा है, बेटा कंपनी का फायदा हो रहा है। जब सब लोग अपना अपना काम ढंग से करते हैं ना मोटिवेट करने के लिए, इसको मोटिवेट करने के लिए ऊपर वालों ने कुछ बोला होगा, ये अपने नीचे वालों को मोटिवेट कर रहा है, तो सब एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए लगे पड़े, सब एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए लगे पड़े। समझ आया? इसे ही कहा जाता है अपना, इसे ही कहा जाता है हायरार्की, जहां पे मोटिवेट अगर आप कर दो तो काम इंसान बहुत अच्छे से करता है और उसका एफिशिएंट यूज करके एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट करता है, जिससे अच्छे काम करने से हमारा ही फायदा होता है, हमारा ही फायदा होता है। ठीक है, समझ आया? ये भी कंट्रोलिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंस है। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अब क्या होता है बेटा, जैसा अब देखो ना, कोई भी स्टेप्स फॉलो करने पड़े, अगर आपको मान लीजिए कोई स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, कैसे स्टेप्स सर? स्टेप्स मतलब जैसे कि मान लो मैंने बोला स्टेप 1 ये है बेटा, स्टेप 1 चा चा चा, स्टेप 2 चा चा चा। अपन डांस मूव भी करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, है ना? अब बताओ मैं स्टेप 1 तो कर लिया लेकिन 2 नहीं किया, सीधा 3 पे कूद गया, तो ऐसा नहीं होता ना। कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है? जैसा प्लान बनाया है वैसे ही चलो। अब देखो जैसा प्लान होगा अगर वैसे ही चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हम मतलब ऑर्डर्स का ढंग से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं, और हम डिसिप्लिन्ड है काफी कि जैसा बोला जा रहा है वैसा ही किया जा रहा है। उसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं कि हम ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे हैं, फोकस्ड हैं, हमें जो बोला गया है हम वो काम करके दे रहे हैं, तो हम काफी डिसिप्लिन्ड हैं। यस और नो? इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर मतलब सही आदमी सही जगह, सही सारी चीजें सही जगह पे हैं और हम जो है पूरे प्लान्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं कि प्लान्स के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, मतलब वो डिसिप्लिन्ड आदमी है या डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से मेरे को काफ़ी बात अच्छी समझ आई कि बेटा इन स्कूल ना काफ़ी बार लगता है कि टीचर्स आपके बोलते हैं कि सर ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन, कि बच्चों डिसिप्लिन में रहो, बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है ना कि क्या ये डिसिप्लिन डिसिप्लिन लेके आ जाते हो यार, हर बार सारे टीचर आके ये बोल के जाते हैं डिसिप्लिन रहो, ये रहो वो रहो, पर यार ऐसा क्यों बोलते हैं सर? मतलब फिर आप इग्नोर भी करने लग जाते हो, है ना? पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी व्हेन आई बिकेम अ टीचर, आई एम जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अपना मेरा स्टूडेंट टू टीचर का जो जर्नी है, कि मैं जब स्टूडेंट था और टीचर बना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं जो स्टूडेंट था और मैं जब टीचर बना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी बन गया मैं,
है ना, कंपैरेटिवली। और मैं 22 साल में भी मैग्नेट ब्रेन्स हूँ बेटा, मैं 2-2.5 साल से पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने जब स्टूडेंट था तभी से मैं टीचिंग कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। आप ये मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट से टीचर बस बन गया ऐसे ही, कि स्टूडेंट की जर्नी खत्म हुई अभी नहीं है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। मैं अभी भी बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ आप लोगों से, आसपास के लोगों से, बहुत सारी नॉलेज, किताबें वगैरह सब कुछ। लेकिन उसके अलावा ये जो मेरा शिफ्ट हुआ जल्दी, वो कुछ ज्यादा ही जल्दी हुआ। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज करी, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, एक कहावत है, बोलते हैं डिसिप्लिन्ड वंस आर ऑलवेज फ्री इन लाइफ, कि जो डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होता है ना वो लाइफ में हमेशा फ्री होता है। क्यों? बिकॉज वो अपने सारे काम को पूरा करता है सही समय पे। और जो इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति होता है वो फ्री नहीं, वो स्लेव होता है। द डिसिप्लिन्ड वंस आर ऑलवेज फ्री इन लाइफ एंड इनडिसिप्लिन्ड वंस आर स्लेव ऑफ देयर मूड्स, कि वो स्लेव है, स्लेव मतलब नौकर या गुलाम, वो गुलाम है अपने मूड के। नहीं मन कर रहा तो रील्स देख लेते हैं, तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, तो रील्स देखते रहो, रील्स देखते रहो। बेटा इट रिक्वायर्स अ रीजन एंड इट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन टू एक्चुअली गेट टू दैट सक्सेस। आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, उस पैशन, उस रीजन की जरूरत है कि क्यों आपको कोई सक्सेसफुल इंसान बनना है। इतना आसान नहीं होता है, आसान नहीं है। रोड मैप सबको पता है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, लेकिन कोई इंसान जो करता है उसके लिए काम, वही चीज मायने रखती है मेरे दोस्त, वही चीज मायने रखती है। तो ट्राई टू बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ऐसा होता है कि उसके साथ एक कहावत बोली गई थी कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 25 ईयर्स अगो, कि जो पेड़ उगाने का जो सबसे सही समय था ना वो 25 साल पहले था। क्योंकि 25 साल पहले बीज बोया होता तो आज जाके हमें उसका फल मिलता। और अगर आज चालू करोगे तो आज से 25 साल रुकना पड़ेगा। तो जब जागो तब सवेरा, बोलते हैं ना, ये सब बातें एक ही चीज को लेके आती है, दैट इज डिसिप्लिन। अगर बहुत सारी कहावतें एक ही जगह को लीड करे ना तो उस बात पर जोर डालो कि सब लोग एक चीज क्यों बोलते हैं, क्यों डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्यों बोलते हैं कंसिस्टेंसी चाहिए। मोटिवेशन गया तेल लगाने, क्यों बेटा? क्योंकि मोटिवेशन पता है क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब है कि तुमने मेरी बात अभी सुन ली, तुम बहुत मोटिवेटेड हो गए, तुम यहां तक भर गए मोटिवेशन में। कहां तक भर गए? यहां तक। ये तुम यहां तक भर गए पूरा, क्यों? अरे आज तो डे 1 है बेटा, डे 1, आज तो सर ने बोल दिया, मतलब अब तो आग ही लगा दूंगा, अब तो चीर पाड़ कर दूंगा, अब तो मैं आग लगा दूंगा। ये डे 1 है तुम्हारा बेटा। क्या ये डे 1 है, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है, और डे 4 भी ले लो, चलो डे 4। अब जरा देखना, एक चीज नोटिस करना है ना, एक चीज नोटिस करना, ये नीचे बना रहा हूं, ये बेटा ये है मोटिवेशन और ये कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब जरा देखना, पहले दिन मोटिवेशन सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन है कि अभी कोई बात सुनी, संदीप माहेश्वरी का सुन लिया कि डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का सुन लिया, मतलब भाई साहब दुनिया बदल दूंगा, अब तो आईएएस बन के ही रहूंगा। दूसरे दिन ये जो जोश होता है ना बेटा, ये इतना हो जाता है, इतना कम बचता है कि क्या बताऊं। आधे लोगों का तो बेटा दूसरे दिन तक जाता भी नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी थोड़ा सा फिर भी मन रहता है कि हाँ चलो कर लेते हैं यार कुछ। तीसरे दिन तो भैया ना के बराबर, तीसरे दिन ना के बराबर, और चौथे दिन खाली। क्या होता है मोटिवेशन? क्या होता है मोटिवेशन? किस खेत की मूली है बेटा? कंसिस्टेंसी में ना सबसे पहले दिन तो है ना सबसे बुरा लगता है। क्यों? क्यों कर रहे हैं यार, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आप दूसरे दिन अपना एक बेटर वर्जन बनते हो, दूसरे दिन अपना एक बेटर वर्जन बनते हो, आप दूसरे दिन आप अपना एक बेटर वर्जन बनते हो। तीसरे दिन आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स देखने लग जाते हो कि यार मेरी लाइफ में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया है इस चीज को, मैं दोबारा कर रहा हूं जो कि मेरे को आती है, लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वही होता है कि आप हर बार नया काम मत करो, लेकिन उसी काम को कितनी बार 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 कर सकते हो। विराट कोहली को क्रिकेट खेलना नहीं आता क्या? फिर प्रैक्टिस क्यों करता है? फिर प्रैक्टिस क्यों करता है? डिसिप्लिन गाइस, डिसिप्लिन। वी नीड डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। और जब चौथा दिन आएगा तो
तो आपका ये पूरा सर्कल जो है एकदम भर जाएगा। क्यों? बिकॉज डिसिप्लिन विल लीड टू सक्सेस। सॉरी, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन लीड्स टू सक्सेस। और यही चीज यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिसिप्लिन विल हेल्प यू टू इंप्रूव इन लाइफ एंड टू मूव फॉरवर्ड एंड बेटर योरसेल्फ, बट द मोटिवेशन विल नॉट लास्ट लॉन्ग। 4 दिन के बाद बेटा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी की बात करो जिंदगी भर रहती है साथ में। ठीक है, लत लग जाती है डिसिप्लिन रहने की भी, अगर आप सही में अगर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड व्यक्ति हैं अपनी जिंदगी में तो। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली आई नो कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप लोग बहुत ज्यादा एक इच्छा रखते हैं अंदर कुछ आगे करने की और आगे बढ़ने की। मजाक मस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन किसी के अगर अंदर के मन की बात करूं ना, किसी के मन की बात अगर मैं सुनूं ना, तो सब लोगों के मन में यही है। भले ही आप सरकास्टिकली इस बात को हटा दो और साइडलाइन कर दो, लेकिन अंदर में किसी एक बहुत ही मजाकिया व्यक्ति के पास भी चले जाऊं और उसकी मन की बात छीन लूं ना, तो मन की बात यही होगी कि यार माँ बाप को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है, खुद को अपने आप को बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपने चाहने वालों को बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लोगों की मदद करनी है और आगे एक बहुत बेहतर इंसान बनना है। और यही होना चाहिए, पर इसके लिए लगती है मेहनत बेटा, मेहनत और डिसिप्लिन। इतना आसान होता तो हर किसी के पास होता, हाँ या ना? मुश्किल है, इसीलिए तो प्रीशियस है ना। आसान वाली चीज़ की मायने क्या होती है? वही तो बोलते हैं ना कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, ना मिले वो सोना है। कि जो मिल गया है उसकी परवाह नहीं है। कई एक दिन तुम उसी के लिए रो रहे थे बहुत ज़्यादा कि यार मेरे को ये साइकिल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, मुझे स्कूटी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। एक दिन रो रहे थे बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लिए सोने के बराबर थी वो, मतलब हीरे चांदी लगे हुए पता नहीं उस स्कूटी में या उस साइकिल में या उस फ़ोन में, कि एक दिन मिल जाए यार मज़ा ही आ जाएगा। और आज है हाथ में तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन उस चीज़ की कदर है जिसकी हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है। तो वही ये दुनिया का एक वो अनसेड ट्रुथ सा है कि जो मिल जाएगा उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, जो नहीं मिलेगा उसकी वैल्यू रहेगी। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो, खुश रहो जीवन में और ऑप्टिमिस्टिक रहो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव रहो बेटा। पॉजिटिव अप्रोच हर चीज में बहुत मायना रखती है आपकी लाइफ के अंदर। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज विद इन एंड अमंग डिपार्टमेंट्स। कि डिपार्टमेंट्स के बीच में इट फैसिलिटेट्स मतलब इट हेल्प्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है इन एक्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है। कैसे डायरेक्शन देता है बेटा? प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है तो डायरेक्शन मिल रहा है अपने को टू ऑल द एक्टिविटीज विद इन एंड अमंग द डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स को अपना अपना प्लान बनाना पड़ता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्लान बनाना पड़ता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो तो मतलब एक डायरेक्शन मिलता है आपको, है ना? उसी चीज को कंट्रोलिंग कहते हैं, उसी चीज को कंट्रोलिंग कहते हैं। कि कंट्रोल करना मतलब क्या? जैसे कि आपने देखा होगा एक फॉर्मूला 1 के अंदर या फिर वैसे रेसिंग कार्स होती है, एक लेफ्ट साइड में एक बंदा डायरेक्शन बता रहा होता है और राइट साइड में आप जो है, देखो अगर नॉर्मल सी बात बोलो, गूगल मैप्स देखा है आपने? गूगल मैप्स आपको डायरेक्शन बताता रहता है और आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो गूगल मैप कर रहा है कि आप जो है डायरेक्शन उसी साइड लोगे जहां पे गूगल मैप दिखा रहा है, हाँ या ना? डायरेक्शन आप उसी साइड लोगे जहां गूगल मैप दिखा रहा है, मतलब गूगल मैप आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको डायरेक्ट कर रहा है। प्लान आपको किसी स्पॉट पे जाके आपको पहुंचना है, किसी स्पॉट पे पहुंचना है आपको, गूगल मैप पे लोकेशन डाल दी, अपन गाड़ी चला के जा रहे हैं, हमें डायरेक्ट कर रहा है वो, और हम प्लान के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल हो रहे हैं, हम कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है। समझ आया? वही चीज यहां पर भी कही जाती है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा देखो एक बार, चले आगे, चलिएगा। अब आते हैं बेटा लिमिटेशन के ऊपर, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कंट्रोलिंग में ना बेटा क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को एक बार फिर भी मेजर करना आसान होता है कि यार 6 करोड़ कमाना था तो उसमें से अभी सिर्फ 50 लाख ही कमा पाए हैं, तो यार उस हिसाब से तो 6 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, ये साल खत्म होने वाला है, फिर कैसे कमाएंगे यार? टारगेट कंप्लीट करना है, कैसे हो पाएगा? मतलब मेजर कर पा रहे हो, है ना? क्वालिटी को कैसे मेजर करोगे यार? क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेजर करना ना हमेशा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि कितने ग्राम सोना है ये पता लगाना कितनी आसान बात है, वेइंग मशीन पर डाल दो कि 50 ग्राम है कि 500 ग्राम है कि भैया 10 ग्राम है, 1 तोला है कि
1 ग्राम है, मतलब कितने ग्राम सोना है ये तो बताओ, कितने ग्राम, कितना वेट कितना है इस गोल्ड का, सिल्वर का, या आपके पास कितने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये सब आपको देखना फिजिकली काफी आसान है, मेजरेबल है कि यार कितने प्रोडक्ट्स रखे हैं मेरे पास, मैं आसानी से काउंट कर सकता हूँ। मेरे पास कितने का सोना पड़ा हुआ है मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, वे कर सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी निकालना आसान होता है। लेकिन क्वालिटी, सोने की क्वालिटी कैसी है यार? 50 ग्राम सोना तो है, लेकिन क्वालिटी कैसी है? कितने कैरेट गोल्ड है? 24 है, 23 है, 22 है, 18 कैरेट का है, 19 कैरेट का है, मतलब कितने कैरेट का गोल्ड है? मिलावट तो नहीं है, पानी तो नहीं चढ़ा हुआ सोने का, हाँ, पानी तो नहीं चढ़ा हुआ सोने का, ऐसी सारी बातें। समझ आया? क्वालिटी पर शक करना, क्वालिटी को चेक करना, शक करना नहीं, क्वालिटी को चेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, और वही कंट्रोलिंग पार्ट का है कि आपने प्लान तो बनाया था कि भैया 500 प्रोडक्ट बनाने, लेकिन प्लान में ये थोड़ी बताया था कि क्वालिटी चेक करना। उसमें लिखा है कि बेस्ट क्वालिटी के 500 प्रोडक्ट बनाने। 500 प्रोडक्ट तो अपन ने अचीव कर लिया, पर बेस्ट क्वालिटी कैसे अचीव करेंगे? मतलब क्या, कैसे निकालेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है? ठीक है, उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन उसको मेजर करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से चेक ही नहीं होती क्या? आप इतने सारे प्रोडक्ट खाते हो, लेस वगैरह खाते हो, अपने बिस्किट खाते हो, आपको टेस्ट हमेशा सेम लगेगा। क्यों? क्वालिटी चेक होती है, लेकिन उसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। कितने बिस्किट्स के पैकेट बना रही है कैडबरी ओरियो वाले, वो बता सकते हैं 2 मिनट के अंदर, लेकिन एकदम सेम बना रहे हैं, चेक करना पड़ता है क्वालिटी, उसमें समय जाता है और उसमें डिफिकल्टी भी लगती है। ठीक है, क्वालिटी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। फिर आता है नो लेस कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि या तो कुछ भी नहीं या फिर कम कंट्रोल होगा ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। यार एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब देखो ना, प्लान के अकॉर्डिंग तो जाना है हमें कि हमें ना इस साल मतलब 2020 में हमें 5 जिम खोलने थे, 5 जिम खोलने थे अपने शहर के अंदर, लेकिन नहीं खोल पाए। क्यों? एक एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहर कुछ एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें हो गई जिस वजह से नहीं कर पाए। बाहर क्या हो गया सर कोविड आ गया। क्या हो गया सर? क्या हो गया था? कोविड आ गया था 2020 में, इसलिए 5 क्या 1 जिम भी नहीं खुल पाया, 5 क्या 1 भी जिम नहीं खुल पाया। मतलब प्लान के अकॉर्डिंग काम कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा या तो कोई असर नहीं होता। कोविड पे हमारा क्या असर था भाई? हम थोड़ी लेके आए थे, हम इंडियंस का क्या काम, हम तो लाए नहीं थे। या तो लेस कंट्रोल होता है, या तो बहुत कम कंट्रोल होता है उसका, ठीक है, या तो बहुत बेहद कम कंट्रोल होगा, जिसका हम ज्यादा कुछ बेनिफिट कर भी नहीं सकते, ना कोई उस पर कुछ मेजर डाल सकते हैं, है ना। इतना कम कंट्रोल है कि जिसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि पतंजलि है, पतंजलि एक इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसने पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दिया। कि पहले आप क्यों आते थे कि ये शैम्पू में C6H12 OAT6 ऐसे करके फॉर्मूला है कि आपके बाल नहीं गिरेंगे, ऐसा नहीं गिरेगा, वैसा नहीं गिरेगा। और अपनी इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी क्या है कि भैया हमारे यहाँ पे हमारे फेस वॉश में तुम हल्दी, नींबू, मिर्च, गोबर सब दे दो, इनको लगाओ चेहरे पे, वो खुश हो जाते हैं कि भैया आयुर्वेदिक चीज की बनी है तो हम तो ले लेंगे, खरीद लेंगे। अब देखो तुम पतंजलि नहीं है, नींबू, कड़ी पत्ता, नीम, गोबर, लहसुन, पता नहीं क्या क्या डाल के उसने फेस वॉश दे दिया आपको, लोग खरीदने लग गए। और बाकी सारे प्रोडक्ट भी जो कि बाहर बाहर के ब्रांड्स है, वो भी नींबू, हरी मिर्च, पता नहीं क्या क्या लाने लग गए अपने, कि काली मिर्च से बनाए, चारकोल से बनाए, है ना, ऐसे प्रोडक्ट बनाने लग गए। अब देखो ना लड़कियों के प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। एप्पल का फेस वॉश है भाई साहब, ऑरेंज का फेस वॉश है ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फेस वॉश है। लड़कों के चारकोल, तुम कोयले से चेहरा साफ करो, तुम्हें चेहरा नहीं साफ करना, तुम्हें रूह साफ करनी है अपनी। तो बेटा ये क्या है? ये मतलब एक मार्केट इन्फ्लुएंस है कि पतंजलि ने अपना मार्केट इन्फ्लुएंस कैसे किया। उसको पता है इंडियन लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसने जब लॉन्च किया तो बाकी सबने भी फॉलो करने लग गया। तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा कंट्रोल नहीं होता, बहुत कम कंट्रोल होता है। और बहुत कम कंट्रोल में मैंने आपको एग्जांपल बताया पतंजलि, ठीक है। जरा देखो एक बार इसको, चलो बेटा चलिए देखिएगा। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब है कि रेजिस्टेंस बोलता है बेटा एम्प्लॉय कई बार हर चीज की बात आपकी नहीं मानते, कि भैया आप चाहो उनको कंट्रोल करना पर वो आपकी बात नहीं सुनते। आप भले ही मोटिवेट करो, मोटिवेशन एज अ जरिया कि उनका रेजिस्टेंस टूट सकता है, कि उनको मोटिवेट कर दो, उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराओ, वैल्यूएबल फील कराओ, जिससे कि वो रेजिस्टेंट ना हो बल्कि उल्टा और सपोर्टिव हो, है ना, आपके काम के लिए। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय
कई बार रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, जैसे कि स्ट्राइक्स हो जाती है ना, कोई इंसान छोड़ के चले जाएगा तो रेजिस्टेंस रहता है कि हम चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, हमारी मांगे पूरी करो। तो ऐसी कई सारी आपको लिमिटेशंस का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये भी काफ़ी सारी आपकी इंपॉर्टेंट जो है लिमिटेशन का पार्ट है। फिर आता है कॉस्टली अफेयर्स। कॉस्टली अफेयर्स बेटा ये बोलता है कि यार जब हम ना प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसा हमने सोचा होता है हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अपन ने देखे कितने सारे होते हैं, तो इसमें बेटा खर्चे वगैरह कई बार ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट में जो हमने प्लान बनाया था कि रॉ मटेरियल इतना का खरीदना है, कि मान लो 100 रुपये पर केजी का रॉ मटेरियल खरीदना है, अचानक से मार्केट के रेट उसके डबल हो गए और 200 रुपये पर केजी मिलने लग गया, हमारा तो प्लान का एस्टेस हो गया ना। हमें जो प्रॉफिट बनाना था वो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे अब, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा पड़ गया है। अब प्रोडक्ट महंगा पड़ गया मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई तो सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। देखो ना सर्कल है बेटा, ये पूरा पूरा सर्कल है, पूरा पूरा सर्कल है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ये देखो कि पहले 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, कितने रुपए का था, 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, कि 100 रुपए पर केजी का, पर केजी 100 रुपए पर केजी का एक रॉ मटेरियल था। क्या था, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल था, ठीक है। अब ये हो गया 200 का, क्यों, महंगाई, महंगाई, महंगाई की वजह से 200 रुपए हो गया, 200 रुपए पर केजी हो गया, पर केजी हो गया। अब बेटा इससे क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सेलिंग कॉस्ट भी, सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ी, सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ी। और जब प्रोडक्ट महंगा हो गया तो कोई भी कस्टमर्स नहीं खरीद रहे, कोई भी कस्टमर नहीं खरीद रहा तो ढंग से हमसे प्रॉफिट भी नहीं बनेगा, प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं बनेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ गई ना, महंगा बिक रहा है प्रोडक्ट पहले से। जो कस्टमर होता है वो क्या देखता है, यार पहले तो ये शैम्पू की बोतल 200 रुपए की आती थी, अब ये शैम्पू की बोतल 400 रुपए की आने लग गई। भैया रहने दो, अपन नहीं कर रहे हैं, छोड़ो रहने दो, अपन तो कोई सस्ता सा देख लेंगे। क्या हुआ, कस्टमर ये देखता है, कस्टमर को क्या पता कि भैया आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो इसलिए शैम्पू वगैरह महंगे हो गए आपके। वो ये नहीं देखते, उनको दिखता है महंगा दिख रहा है, नहीं खरीद रहे, सिंपल सा। तो प्रॉफिट जो बनाया वो ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे, समझ आया, नहीं ले पाओगे। इसीलिए बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट अफेयर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देते हैं, लिमिटेशन का पार्ट होता है, ठीक है बेटा। ये कुछ आपकी लिमिटेशंस थी। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको सेट करना मुश्किल होता है कि किस बेसिस पे हम सेट करें, किस बेसिस पे चेक करें। नो लेस कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे या तो कोई कंट्रोल नहीं होगा या कम होगा भी तो बहुत ना के बराबर होगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ना के बराबर ही है, वो बोल ही रहे जब ना के बराबर है तो। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज कई बार रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करो और बेहतर बनाओ, पर लिमिटेशन का तो पार्ट है, रेजिस्टेंट है, काम रुक जाता है, मुश्किल आती है। कॉस्टली अफेयर्स, कई बार ना आपके काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और पैसे उसमें रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इस वजह से भी हम लोग प्लान के अकॉर्डिंग ढंग से काम नहीं कर पाते और महंगा हो जाता है हमारा प्लान के अकॉर्डिंग काम करना। उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं, क्वालिटी, ये अपने लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपको अगर KG1 से 12 तक की कोई भी वीडियोस देखनी हो और ऐसी अमेजिंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स, आप देख सकते हो फ्रॉम ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स चैनल। और किस किस सेगमेंट में, CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के लिए भी अपन यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। आप चाहें तो टैबलेट, किसी भी टाइप के फ़ोन, किसी भी टाइप के आपके लैपटॉप के ऊपर भी जाकर आप एक सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो ऑन यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ऑन वेबसाइट्स ऑल्सो, ठीक है। ऑल फॉर फ्री, एवरीथिंग फॉर फ्री, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री होती हैं। अब ज़रा देखिएगा, ई नोट्स और ई बुक्स, बेटा ये ई नोट्स और ई बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ई नोट्स और ई बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने या 95+ % लाने हैं 12th में, तो आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और आप अपने नोट्स और बुक्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे सुपरविजन में बनती है, हमें पता है आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, और जो आंसर्स आप देखेंगे वैसे ही लिख के आएंगे। सो इट हेल्प्स यू इन दैट मैनर। Also, if you wish to follow us on our different social media handles, it's our YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी। I hope you guys like the video. Thank you so much.